अगेन जी सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे कम हैं इस वक्त, शायद कहीं आ रहे होंगे घूमने फिरने। हमारे पास जो कल हम डिस्कस कर रहे थे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और उसमें हमने दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कॉनिफर फॉरेस्ट की बात कर। तीसरी टाइप टेम्परेट डिकेशियस, उसकी बात आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और यूजुअली इसमें भी वही क्वेश्चन हमारा चल रहा होगा, और बुक्स आपके पास हैं देखिए, तो उसमें आप जनाब मौजूद हो या पहुंच जाइए। पेज नंबर हमारा था जी 266, 265, 265 की आपकी हेडिंग लगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ यूजुअली बहुत कम बात करके टेम्परेट फॉरेस्ट को डिफाइन कर दिया है अंडर द हेडिंग ऑफ वर्ल्ड, उसकी रीजन बता दिए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो हमारे फॉरेस्ट किस लोकेलिटी में है वो बता दिया। और यहाँ का फाना और फ्लोरा बहुत ज़्यादा सेपरेटली डिफाइन नहीं किया गया। मैं बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट किसी भी किस्म का हो, इकोसिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यूजुअली ये हमारे पूरे बायोस्फीयर की बहुत इम्पोर्टेंट। रिसाइकलिंग में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ऑक्सीजन सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड की यूज, वाटर साइकिल, यानी हर चीज में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है जी। तो कुछ बच्चे शायद डिस्कनेक्ट होकर फिर वापस आ रहे हैं, नेट प्रॉब्लम्स हो रही होंगी शायद। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि जी जल्द से जल्द हमारे ये ऑनलाइन सिस्टम्स ख़त्म हो जाएं और क्लासेस आपकी फिजिकल हो जाए, तो उसमें ज़्यादा बेहतर तौर पर आप चीज़ को पिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेहतर ही होता है कि आप ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा अच्छे अंदाज में किसी चीज़ के क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उसकी डिटेल की बात करते हैं, ठीक है। मेरे सामने होता तो मैं भी आपको बुक रेफर कर रहा हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ कि बच्चे ने बुक ओपन की है कि नहीं की, और फिर उससे बुक से रिलेटेड कोई बात वो भी हमने डिस्कस कर ली। तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बट मजबूरी है, क्या करें। दुआ के सिवा कुछ चारा नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास टेम्परेट dicaceous forest. The term dicaceous is applied to those plants which shade off their leaves during winter season. वो बड़ा अच्छा सा आपने बहुत अच्छी सी एक तस्वीर हमने देखी है, शेयर करते हुए लोग शेयर करते हैं और आप लोग यूज भी करते हैं। येलो येलो सा तमाम लीव्स हो रहा है, बीच में पूरी गैलरी टाइप का लीव्स से बना पड़ा है, और आप उस पर सूखे पत्ते जो हैं उन पर चल रहे हैं। तो वो विंटर सीजन में हमारे जो प्लांट्स ऐसा काम करें क्या कि अपने लीव्स को शेड ऑफ करें, उतार दें। और क्यों उतार दें, शायद हमने कहीं डिस्कस किया था इस बात को, और हार्मोनल एक्टिविटी जो प्लांट्स की थी उसमें आपको बताया था। लेकिन यहाँ फिर हम उसको आपको थोड़ी सी डिफाइन कर देते हैं कि एक्चुअल ये जो प्लांट्स हैं टेम्परेट जोन के,
ये दरअसल अपनी एनर्जी को सेव करते हैं और अपने आप को न्यू बिल्ड करने के काम। और इनके लिए ये ज़रूरी होता है कि सर्दियों में अपनी तवानाई को बचाया जाए, अपनी एनर्जी जो यूज़ करनी है उन्हें फोटोसिंथेसिस में या दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में, वो ज़रा सेव करनी है। क्योंकि सर्दियों में वैसे ही टेम्परेचर इनके लिए भी परेशान होता है। अब हम तो सर्दी आजकल तो माशाल्लाह कराची में अच्छी चल रही है, तो हमने तो जनाब कॉफ़ी भी पीने शुरू कर दी और ब्लैंकेट्स भी ले लिए और हीटर्स भी लगा लिए, लेकिन बेचारे प्लांट्स तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो वो एक जगह रहते हुए, एक जगह खड़े हुए वो अपने आप को सेव कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। सही। अब लो टेम्परेचर में इन्होंने अपने शेड ऑफ कर दिए लीव्स, एनर्जी को सेव कर दिया। ये फॉरेस्ट जो होता है मे बी ड्राई, monsoonal, moist, सेमी deciduous। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी माउंटेन से नीचे कहीं मौजूद हो। ये ड्राई जगह पर लाइक डेजर्ट, लेकिन प्योर डेजर्ट में नहीं हो। डेजर्ट का जो मार्जिन है जहाँ से डेजर्ट शुरू हो रहा है उन इलाकों में, तो ऐसे हमारे जो प्लांट्स या फॉरेस्ट होंगे डिसीशियस, वो ड्राई लैंड पर रहने वाले या कुछ जगह पर जीरो फाइटिंग में प्योर वो शुमार नहीं किए जाएंगे, लेकिन उस बॉर्डर पर। मूनसूनल, मूनसून जो हमारे यहाँ बरसात होती है, जैसे हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में होती है, तो आप कह दीजिए मूनसूनल हवाएं चल रही हैं, बारिश होती थी कल दिन परसों, जो भी बता दी जाएगा। तो ये फॉरेस्ट जो है वो मूनसूनल फॉरेस्ट भी होते हैं, मानसून की मदद से इनको अपनी फ्लॉरिश करते हैं। या मॉइस्ट, ये मॉइस्ट जगह जो इनको मिलेगी वो जो हमारी माउंटेन का लोअर साइट है, जैसे आप अपर इस्लामाबाद गए हों या मरी वगैरह गए हों, तो जब आप माउंटेन पर ऊपर की तरफ जाना शुरू होते हैं तो उससे पहले पहले जो आपको जंगल नज़र आएगा वो सेमी डिसीशियस। आमना को आवाज़ स्लो आ रही है, स्लो से क्या मुराद है? स्लो एक्शन जो होता है वो वाली, या उसकी पिच कम? मेरे पास वो वॉल्यूम फुल है। हाँ, तेज बोलने में जो ना वो ऐसे, आप लोग सामने तो है नहीं तो ज़्यादा तेज आवाज़ में बोलने में मज़ा नहीं आता, लेकिन बाहर मैंने माइक करीब किया, तो आप ज़रा देख लीजिए आमना आवाज़ अब सही हो गई तो बता दीजिएगा। स्लो से मुराद है धीमी आवाज़। जनाब अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें कि ये टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ, तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमने पहले आपको थोड़ी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर बनाया गया हमारे बायोस्फीयर को, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया, ठीक है ना? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ईस्टर्न एशिया, चाइना, जापान, सेंट्रल यूरोप। ये वो कंट्रीज और रीजन्स हैं जहाँ पर हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट मौजूद हैं। जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में टिपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट डू नॉट एग्जिस्ट। ये वहाँ पर हमारा नहीं, क्योंकि वहाँ पर कौन ज़्यादा है? अगर आपको याद हो साउथ में हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो नॉर्थ में ये ज़्यादा है। और जो हमारा ऑनिफर है वो दोनों जगह पर होता है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? माउंटेन एरिया होनी चाहिए, ठंडा टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर होना चाहिए कॉनिफर्स के लिए।
क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करें तो जनाब यहाँ पर टेम्परेचर एवरेज होता है और इसका जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर पर annum. In these regions, winter and summer seasons are also found. Therefore, these areas are largely used for cultivation. कल्टीवेशन का पता है? कल्टीवेशन किसे कहते हैं? खेती बाड़ी जो हम करते हैं, लाइक जो हम अपनी फसलें उगा रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, अब वो चाहे फ्रूट हो या फिर वेजिटेबल हो या फिर सीरियल्स हो, तो कल्टीवेशन का एरिया हमें, और दर हकीकत हमने इन जंगलात को बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया। इनको काट कर हमने दो चीज़ें, एक तो कल्टीवेशन के लिए ज़मीन और दूसरा रहने के लिए ज़मीन हासिल की। आज भी अगर अपने पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स को लगता है ज़्यादा पुराने ना हो, लेकिन मैं अगर अपने पेरेंट्स से पूछूं जो यहाँ कराची में आए थे रहने के लिए, तो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ठीक है, ये मलिर लांडी तो बहुत दूर की बात है, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर जो कराची यूनिवर्सिटी जब बनाई गई थी, तो ये सब जंगल होता है। आज भी कराची यूनिवर्सिटी का जो हमारा मस्कन गेट से हम इंटर हों तो हमारे लेफ्ट हैंड पर काफ़ी जगह वहाँ जो खाली पड़ी नजर आएगी आपको, तो वो भी एक अच्छा खासा जंगल था। अब तो काफ़ी कम कर दिया गया उसको क्योंकि न्यू बिल्डिंग्स बन गई, वहाँ पर डिपार्टमेंट्स बन गए, लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्सिटी बीच में नजर आती थी और आसपास सारा जंगल होता। तो हमने उन जंगलों को काट कर आबादियाँ बनाना चाहिए, तो हमने शहर यहाँ बना लिया, लेकिन अगर किसी और जगह पर, ये मलिर लांडी में आप बात करें, तो यहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है। अगर आज भी आप अपने कराची को तमाम सान खाली कर दें और छोड़कर चले जाएं, अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद, 10 साल बाद तो पक्का फुल जंगल बन जाएगा, और 5 साल बाद तो यकीनन जंगल का अच्छी खासी डेवलपमेंट आपको नजर आएगी, जबकि आपने कुछ भी नहीं करना, ना आपने यहाँ पे बीज डालने हैं, ना आपने यहाँ पौधों को पानी देना है, वो सब कुछ खुद होगा, नेचर खुद करेगी, अपनी जगह खुद वापस ले लेगी आपसे। ठीक है जी, तो ये कल्टीवेशन के लिए आप यूज़ करते रहे। अच्छा, अब ये टेम्परेट जो हमारे पाकिस्तान में है, तो वहाँ पर हम देखें तो जो फ्लोरा हमें नज़र आता है पाकिस्तान में, और हम बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज़ भी करते हैं कल्टीवेशन के तौर पे भी, और जो ओरिजिनल हमारे प्लांट्स भी वहाँ मौजूद हैं, बीच है, ओक है, मेपल है, ठीक है। शोग्रान नीलम वैली ऑफ आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर आपको पाइनस के दरख्त में मिलते हैं, पाइनस बेलिकेनिया, और टेक्सस बकाटा डोमिनेट। तो ये बहुत ऊपर नहीं है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो यहाँ पर भी टेम्परेट ही हमारे जो प्लांटेशन है वो नीलम वैली बड़ी ज़बरदस्त है। अगर कभी अल्लाह करे कि आपके जाने का चांस बने और आप जाएं, तो आपको माशाल्लाह से वहाँ ए वन भूल जाएंगे सब कराची वराची को आप। लेकिन चूंकि आपका वहाँ कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कुछ और नहीं, तो इसलिए आप परेशान हो जाएंगे। बट लेकिन मतलब मार्वलस, यानी कि आप कहीं दुनिया में घूम कर आएँ और फिर नीलम वैली को भी देखें तो फिर मज़ा आ जाए, बस ज़िंदगी में क्या है। द ग्राउंड फ्लोरा इज ऑल्सो मच रिचर, जो ज़मीनी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं वो भी आज़ाद कश्मीर में हमारे, और कश्मीर अगर जम्मू कश्मीर जिसकी बात करें इंडिया के पास है, वहाँ पर भी ये बड़ा ज़बरदस्त फ्लोरा है, और जड़ी बूटियाँ, छोटे हर्ब्स, छोटे शर्ब्स, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। In summer, the ferns and mosses grow in shades, where during spring, flowering plant develops.
बड़ा ही प्यारा मौसम होता है कि अगर आप अप्रैल मई में चले जाएं तो फूल जो खिल रहे होते हैं वो फूल आपको नजर आएंगे A1, और बस बिछा हुआ होगा कारपेट, फ्लावर। ठीक है। इसी तरह हमारे जो जब जाहिर सी बात है जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्लांट्स को जो हमारे फर्न्स लाइक है, मॉस लाइक है, जिनको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए, तो वो हमारे शेडी एरिया में जो दरख्तों के नीचे शेड्स हैं वहाँ पर वो अपने आप को ग्रो करते हैं। फाना में मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल, जो बर्ड्स हमारे जो मैमल्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, जो प्लांट्स पर फीड करते हैं, वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। और उसके अलावा प्रीडेटर्स भी यहाँ फॉरेस्ट में हैं, ऑल, उल्लू, फॉक्सेस, बेयर, हमारे यहाँ बेयर भी है, ब्लैक बेयर हमारे यहाँ होता है पाकिस्तान में, फॉक्सेस की कई स्पीशीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में। और ये देखिए जी, ये है फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, छांगा मांगा। कभी गुजर हुआ आपका लाहौर में तो जरूर जाइए छांगा मांगा घूमने के लिए। हमारा एक अच्छा बड़ा जंगल है। सिंध में भी है, हमारे सिंध में भी जंगल मौजूद है, लेकिन सिंध में जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। और चले आप जंगल में गए और वापस नहीं आएंगे, सिक्योरिटी नहीं है कोई। ठीक है ना। हाँ, अगर कोई माशाल्लाह से आपकी अच्छी सोर्स है तो फिर आप बेशक जा सकते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि अगर जब जिस वक्त ये लीफ फॉलिंग कर रहे होते हैं तो ये पीले येलो हो जाते हैं, तो नीचे दरख्तों के पत्ते येलो कलर के पड़े हैं, और अगर आप इस पे चले तो पत्तों की आवाज़ें आती हैं। उर्दू के शायरी में बड़ा इसका रोल है, ऐसी कंडीशंस का। शायर यहाँ जाकर जो है बड़े बड़े शेर और नज़में लिख डालते हैं 2 मिनट में बैठे बैठे। इसी तरह ये कलरिंग हमारे डिफरेंट लीव्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं। तो ये जंगल भी हमारा कोई इतना नहीं है कि हम उसे कहें कि यार नहीं खूबसूरत नहीं है। ये बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत जंगल है। ठीक है जी। तो ये बात होती है हमारी जंगल या फॉरेस्ट की। अब हमारे पास एक और इकोसिस्टम की बात आप करते हैं, ग्रास लैंड। ग्रास लैंड इकोसिस्टम या ग्रास लैंड बायोम। नाम में ही आपको पता चल गया कि ये तो होगा घास वास होगी है, बिल्कुल घास ही होगा इसमें। लेकिन ये घास या ग्रास का जो लैंड है ये भी आपके बायोस्फीयर के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है। क्या बात है, बच्चे कहाँ है वो, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरा खैर करें। अरे भाई रूम में तो कोई भी नहीं है, ये बार बार शो हो रहा है। अच्छा ये ये हमारे बच्चों का जो नेट का प्रॉब्लम है वो बहुत ही प्रॉब्लम है, क्या करें। कभी वो कनेक्ट हो जाता है, कभी आवाज़ कट कट कर आ रही है मिसबा को। तो मिसबा तुम अपने नेट को और अपनी आवाज़ मतलब स्पीकर्स को चेक करो, क्योंकि जो कटने की बात होती है ना, तो वो कटने का मतलब होता है कि नेट स्लो है हमारा। वो ऐड बोलते हैं ना साबुन स्लो है, तो देखते हैं बेचारा कितनी देर में उसके हाथ वॉश कर रहा है। तो इसी तरह तुम्हारी भी मेरी आवाज़ तुम्हारे तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लेती है अगर नेट स्लो है। अब मार बेटा क्या रिपीट करूं। आखिर में मैं पाकिस्तान के जो फॉरेस्ट हैं टेम्परेट, उनकी तारीफ कर रहा था। तस्वीर दिखाई थी मैंने, अगर आपने नहीं देखी तो आप ये देखें, ये दिखाई थी। और मैं ये कह रहा था कि जंगल जो हमारे टेम्परेट हैं फॉरेस्ट, वो भी बड़े खूबसूरत है। बस हम नेचर से असल में दूर हैं, शहर में रहने वाले, इसलिए हमें नेचर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मानते। हम शहरी लोग सिटीज में जो पले बड़े हैं वो अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड लाइफ गुजारने के लिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं।
वो कभी ये चीज़ों को देखती नहीं ना, जंगल को या नेचर को, तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा जब वो पहली बार जाएंगे डेफिनेटली। तो कोई भी ऐसा प्लान बना सकते हैं आप, अगर अब्बू और अम्मी आपकी इजाज़त दें और आपके साथ जा सकें तो ज़रूर नेचर को देखिएगा। और एज़ यूजुअल मैंने आपसे पहले कहा कि नेचर को जो जितने करीब होगा वो अल्लाह के उतने ही करीब हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। Grassland are open land communities with limited moisture content, irregular rainfall, sharp seasonal variation, very high radiations. ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ग्रासलैंड का मतलब है छोटी घास, अभी पिक्चर देखना। तो यहाँ पर दरख्त जो है वो कहीं इक्का दुक्का आपको नजर आ गए तो आ गए, वरना यूजुअली नहीं। तो यहाँ दरख्त नहीं है, तो इस वजह से जो वहाँ की मॉइस्चर है, नमी है, वो भी ज़रा कम होगी ज़रूर, क्योंकि ग्रास जो है वो भी प्लांट है ना, तो वो भी ट्रांसपायरेशन तो कर ही रहा होगा। इसी तरह यहाँ की बरसात का कोई टाइम लिमिट नहीं है, और बरसात का कोई एवरेज अच्छा नहीं है। कभी सीजन में कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई। अच्छा, ये दोनों ही प्रॉब्लम है ग्रास के लिए। अगर कम सीजन हुआ, बरसात कम हुई, तो ग्रास सूख जाएगी, है ना। और अगर ज़्यादा हुआ तो भी बरसात के लिए प्रॉब्लम, ग्रास के लिए प्रॉब्लम। ग्रास टूट भी जाएगी और बह भी जाएगी पानी में। अगर सैलाब आ गया, सपोज इतनी बरसात तेज हो गई और पानी जो है वो उनको बहा कर ले गया, तो यहाँ पर एक्चुअल तो उस एरिया का अपना क्लाइमेटिक जो फैक्टर है ना वो इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि आसपास के जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सीजन जो होता है वो शार्प होता है, ग्रास के ऊपर साया तो है ही, तो शार्पनेस बहुत ज़्यादा होगी, और इसी वजह से जो सूरज की तपिश है, रेडिएशन है, वो भी बहुत हाई होगा। ठीक है। ग्रासलैंड कवर्स अबाउट 90% ऑफ अर्थ सरफेस। ग्रासलैंड जो हमारा है वो 19% हमारे सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, द ग्लोब, उसको कवर करता है। एमसीक्यू में लगा दीजिए। एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन सॉइल एटमॉस्फेयर। एज हमारे फॉरेस्ट की तरह, जो उसकी ही तरह हमारे पास यहाँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल या अच्छा खासा अवेलेबल होता है, सॉइल में भी और मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स कौन होगा? ग्रासलैंड, तो डेफिनेटली ग्रासेस ऑफ वेरियस साइज एंड काइंड। मुख्तलिफ किस्म की ग्रास फैमिली ही से ताल्लुक़ रखने वाली ग्रास यहाँ मौजूद होंगी। मोस्ट ऑफ द सीरियल क्रॉप्स लाइक कॉर्न, व्हीट, ओट, अच्छा ये भी हम यहाँ, एक तो नेचर में हम खुद इसको उगाते हैं और ये नेचुरली ग्रास लैंड पर उग जाते हैं, क्योंकि कॉर्न, व्हीट और ओट, ओट को हम क्या कहते थे, वो जौ, तो ये आपके ग्रास फैमिली से निकल मोनोकॉट्स है ना, और घास की तरह ही है। ठीक है। बड़े साइज में कौन की साइज भी बड़ी हो जाती है आपसे बहुत बड़े, अगर आपने कभी कौन फील्ड गए हो किसी यहाँ देखा हो तो वो हमसे बड़े होती है उनकी ग्रास की साइज। ठीक है। देयरफॉर दीज एरियाज आर कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जहाँ भी ग्रास लैंड है वहाँ पर हम अपनी कल्टीवेशंस को आर्टिफिशियली, जो हमने खुद करना है वो हम करते हैं। तो इसलिए हम इस एरिया को, यानी ग्रास लैंड को, ब्रेड बास्केट का नाम भी देते हैं। एमसीक्यू को लगा दीजिए, अक्सर आपको
पूछा जाएगा कि डैश इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ ऑप्शन भी होगा, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, इकोसिस्टम। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे यहाँ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स प्राइमरी। तो यहाँ पर जो छोटे साइज में भी और बड़े साइज में भी डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स मिलेंगे, वो जो दरअसल ग्रास को या ग्रेजिंग करने वाले। ग्रेजिंग का मतलब हमने पढ़ा था कि ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब आज तूने बनाई ना चाय। हाँ, तो ग्रेजिंग का मतलब हमें पता है कि जी ये हमारे खाकर और कुछ मटेरियल जरूर गिराएं, उसके बगैर इनका गुजारा नहीं। लाइक बफेलो, काउ, शीप, डियर, रैबिट्स, ये हमारे यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। जबकि इनको शिकार करने के लिए कार्निवोरस मौजूद हैं, लाइक फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, फॉक्स, जेकाल्स, लेपर्ड। जेकाल्स भी फॉक्स की तरह ही होते हैं। अच्छा जी, बाहर ने कहा थोड़ी आवाज़ तेज़ कर लें। बेटा आवाज़ तो मेरी फुल है, मैं अब आवाज़ तेज़ से बोल लेता हूँ, लेकिन असल में बताना है मैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ बोलूँ तो आसपास की जो क्लास है ना उसमें भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि हम अब इस वक्त सिंगल सिंगल एक रूम में टीचर बैठे हुए हैं अपने अपने लैपटॉप पर, और आपसे डिस्कशन चल रही है। तो मेरी आवाज़ मैं कर लेता हूँ और थोड़ी तेज़ कर लेता हूँ, और फिर अभी ज़बरदस्त चाय आई है पीते हैं कि, तो उसके साथ भी आवाज़ और अच्छी हो जाएगी है। मेरी कोशिश होती है कि आवाज़ स्पीकर में एक्चुअल, जब अगर हम ज़्यादा तेज़ ज़ोर से बोलें, अपनी पिच को बढ़ाएं, आपके कान में लगेगी आवाज़, और आपको वो आवाज़ बेशक तेज़ होगी लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा सुनने में। और इसीलिए मेरी मतलब यहाँ इस वक्त टोन थोड़ी सी कम होती है, ताकि स्पीकर से आपको जो आवाज़ मिले तो वो ज़्यादा आराम से मिले, अच्छी हो। ऐसा ना हो कि कोई कान वाला आपके एयर ड्रम खराब करे। और वैसे भी ये जो सिचुएशन है हमारी इस वक्त, लैपटॉप पर बैठना और पढ़ना भी और काम भी करना, ये भी बड़ी वर्स है। अभी क्या कहते हैं, शायद बच्ची का नाम मुझे भी समझ में आ जाएगा तो बता दूंगा। वो बच्ची बेचारी बड़ी मेहनती थी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। अभी कुछ अर्से पहले ही की एक वाक़या में बताना चाह रहा था मैं आपको। तो वो चूँकि पढ़ना चाहती थी बहुत बेहतर, बहुत अच्छे अंदाज में, और अपनी फ्यूचर पर उसका टारगेट बिल्कुल A1 था, और सीधी वो अपने टारगेट पर चल रही थी। तो उसके लिए उसको आजकल ऑनलाइन क्लासेस, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट्स, हर चीज़ को, अब वो ऑनलाइन क्लास लेने के अलावा उसके नोट्स और दूसरी चीज़ें वो भी इसी पर उसने शुरू कर दिया था। तो अचानक से कुछ दिनों में उसके एक दो दिन में सर में दर्द हुआ। पेरेंट्स बोलने को बात नहीं, यार सर में दर्द हो गया, आराम कर लो बेटा, सो जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लिया नहीं। ऐसे पेरेंट्स भी हैं। तो बच्चा बहुत पढ़ रहा होता ना, तो पेरेंट्स को फिक्र होती है यार इतना पढ़ रहा है, कहीं दिमाग ही खराब ना हो जाए इसका। तो वो फिर पेरेंट्स ने उनको बोला कि यार सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, शायद ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक। फिर जब 2-3 दिन में ऐसा मामला सही नहीं हुआ, डॉक्टर वगैरह के पास, डॉक्टर्स ने उसको वही पेन किलर देकर गुजारा कर दिया। अगले 1-2 दिन में उसकी कोई पेरेंट्स मतलब गए हुए थे अपनी जॉब पर, और घर पर उसकी बहुत तबीयत ख़राब हुई। वालिद साहब फटाफट जल्दी से ऑफिस से आए, उसको लेकर डॉक्टर के पास गए, जब तक वो बेहोश हो चुकी थी, कोमा में जा चुकी थी। कि उसको वेंटिलेटर दिया, उसको देखा सब, फिर स्कैनिंग वगैरह हुई तो पता चला कि ब्रेन डैमेज हो गया है। अब डॉक्टर परेशान कि क्या हुआ, तो पता चला कि
ये काम इतने ज़्यादा कर करके, तो इसकी रेडिएशंस और इसकी असर दिमाग पर इतना ज़्यादा हो गया कि वो बेचारा डैमेज हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही ना पढ़ें, नुकसान अपनी जगह पर है, लेकिन एक लिमिट में आप अपने लैपटॉप्स को यूज़ करें या अपने मोबाइल्स को यूज़ करें। और सारा काम आपका डेफिनेटली मैनुअल है, आप मैनुअल करें, लेक्चर आपने ले लिया उसके बाद आप मैनुअल याद करें, उसको लिखें, लिखने की प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, वो आप अपने लैपटॉप पे ना करें, क्योंकि वो काम आपका मैनुअल हो सकता है। और हाथ से राइटिंग करना जितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एग्जामिनेशन जो कैटेगरी है उसके मुताबिक, तो उसकी आपकी रिटर्न वर्क बहुत ज़्यादा तेज होना चाहिए। अब ये आने वाले वक्त का नहीं पता कि एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल अभी तक तो हम वही पैटर्न पर बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो टर्शरी कंज्यूमर्स हमारे लार्ज कार्निवोरस यहाँ मौजूद होंगे। कैट्स और डॉग्स फैमिली, डॉग फैमिली बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे वाली डॉग नहीं होते, वहाँ जंगल के जो डॉग हैं वो अलग ही होते हैं। और हाइना भी आ जाता है उसमें, डॉग की एक फैमिली है वो भी। डीकम्पोजर एज यूजुअल हमारा बैक्टीरिया और हमारा फंजाई भी होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि हर जगह आपको डीकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई मिलेगा। ये आपको नजर आ रहा है ग्रास में। अब देखें दूर दूर तक आपको दरख्त कोई भी ट्री ट्री नजर नहीं आ रहा। ये तो नेचुरल है ना, तो आर्टिफिशियली आप यहाँ पर कोई भी फील्ड क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह की जगह पर अगर क्रॉपिंग कर रहे हैं आप, तो वो हमारे इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि ये ग्रासलैंड है तो आप ग्रास ही उगा रहे हैं। लेकिन ग्रासलैंड पर आप तामीरात कर दें या इस पर ट्रीज लगा लें और उस पे फिर काम शुरू करें, तो वो फिर आप अपने ग्रासलैंड को डिस्टर्ब कर दें, वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। ठीक है जी? ओके जी, ये हमने बात कर ली। अच्छा, ये तस्वीर हमारी पहले आ गई और अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। हमारा बायोम है, इसको सवाना बायोम्स कहा जाता है। सवाना देखने में तो ग्रासलैंड कितना ही लगता है, लेकिन है उससे कदरी यहाँ डिफरेंट हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका रोल जो है वो डिफरेंट मौजूद है। और ये हमारे नॉर्मली ग्रासलैंड से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दरख्त नजर आ रहे हैं। ये बीच में आपको एनिमल्स जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये माइग्रेशन कर रहे हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप के दरख्त हैं यहाँ पे। ये ड्राई ग्रास और ये ग्रास ग्रास अच्छी है। तो ये ड्राई ग्रास जहाँ इस जगह पर जो एनिमल्स थे वो माइग्रेट कर जाते हैं। द टर्म सवाना इज अप्लाई टू द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया है उसके लिए हम स्पेशली सवाना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सवाना, लेकिन जो प्योर ग्रासलैंड एरिया है वो हम देखेंगे तो उसमें आपको क्या नजर आएगा? उसमें आपको ये नजर आएगा कि कोई दरख्त या ट्रीज आपको नजर नहीं आएगा, है ना? ऐसा ही, जबकि यहाँ पर आपको ग्रास के साथ साथ दरख्त भी नजर आ रहा है। इट कवर्स लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेजोन। अमेजोन फॉरेस्ट का नाम तो सुना, एक अमेजोन वेबसाइट भी है, नाम यहीं से लिया गया अमेजोन का भी। एक डीप जंगल,
अच्छा, वो घना भी बहुत है और उसके अलावा उसके आसपास जो सबसे बड़ा एरिया वो सवाना बायोम्स का, ग्रास लैंड का। इसी तरह सवाना ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड, साउथ अमेरिका, साउथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा सवाना है। आपको बताया ना कि आजकल ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा उसका ग्रासलैंड और बहुत बड़ा हिस्सा उसका डेजर्ट का। वहाँ जंगल कम है। वो तो बाद में हमारी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटीज़ ने बड़ा काम किया और जंगलों को थोड़ा बेहतर किया। ये ऑस्ट्रेलिया में आप अगर जाएं या आपने देखा हो तो ऑस्ट्रेलिया में आपको किसी भी किस्म की इजाज़त नहीं है कि आप वहाँ किसी बर्ड्स को अपने घर में पाल लें, ठीक है? किसी एनिमल को अपने घर में पाल लें। अगर पालना है तो वो एनिमल होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, और उसके लिए फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो ऑस्ट्रेलिया में आप फिर अपने घर में या जो भी आपने बनाना है उसका सिलसिला वो करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स को आप ना पाल सकते हैं ना मार सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर घर में सांप घुसा आया है तो आप उसको मार भी नहीं सकते करीब। आप वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या वहाँ के बायोलॉजिस्ट हैं, बहुत मुख्तलिफ जगह पर हमें नज़र आएंगे, उनके नंबर्स आपके पास होते हैं, आप कॉल करते हैं वो फ़ौरन आ जाता है। हमें पाकिस्तानी पुलिस की तरह नहीं कि जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आएंगे, वो फ़ौरन पहुँचते हैं और फिर वही उसको पकड़ कर है, स्नेक को या जो भी एनिमल आपके घर में घुसा है उसे ले जाकर उसकी नेचुरल हैबिटेट में छोड़ेंगे, मारेंगे वो भी। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी ज़बरदस्त एक स्कीम है ऑस्ट्रेलिया में, और वो अपने जंगल को और अपने नेचर को बड़ा ज़बरदस्त संभाल कर चलते हैं। लेकिन नेचर ने अब लास्ट ईयर आपके सामने वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। वो तो अब नेचर है, नेचर की मर्जी, वो जो मर्जी करे। तो फायर ने बहुत मतलब मैंने भी वो वीडियोज और पिक्चर्स देखी तो मैं भी उनके आने के दिल से बड़ी दुख हो रहा था कि हम भी नेचर के बायोलॉजिस्ट हैं और नेचर को करीब से देखा, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मतलब बयान नहीं कर सकता। बल्कि कई मूवीज तो या जो पिक्चर्स थी वो तो बस देख कर फौरन ही बंद भी करते हैं। जनाब, तो रेनफॉल इन सच एरिया इज अप टू 125 सेंटीमीटर पर ईयर, बट द ड्राई सीजन इज वेरी लॉन्ग। अब यहाँ पर एक खासियत ये होती है कि हमारे यहाँ पर बरसात तो टेम्परेट से ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ड्राई सीजन जो है वो लंबा होता है। ड्राई सीजन लंबा होने का मतलब क्या है? मतलब ये कि जैसे आपके हमारे यहाँ पर सपोज भी अप्रैल के बाद मई में गर्मी शुरू होती है, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने, तो वहाँ पर 6 8 महीने गर्मी चलती है। तो ये ड्राई सीजन जो होता है वहाँ बड़ा अच्छा, बाद दफ़ा वो एक आध महीना और अगर आगे निकल गया तो फिर वहाँ ये कंडीशन आने लग जाती है, जो ड्राई लैंड बन गया ये। इस वक्त एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है, तो एनिमल फिर माइग्रेट करके करीब करीब जहाँ भी अवेलेबल है उनके लिए प्लांट्स, वो वहाँ चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। टेम्परेचर्स रेंज जनरली मोर देन 18 डिग्री, यानी कि 18 डिग्री से ऊपर ही रहेगा थ्रू आउट द एयर यहाँ टेम्परेचर। फायर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजी ऑफ दीज। अब यहाँ पर जो है आग इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके दोबारा रीबिल्ड बनाने में हमें नज़र आती है। ठीक है, तो अब देखें आपने फायर का जिक्र किया पहली बार, है ना, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो मैंने आपको यही क्लियर किया है कि जब भी आप इकोसिस्टम कोई भी लिख रहे होंगे, अब सवाना का इकोसिस्टम भी आपसे पूछा जाता है शॉर्ट में, तो अच्छा इनके याद रखिए, मैंने आपको
जैसे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम सिर्फ डिफाइन करने या राइट करने की बात की है, तो इसी तरह से सवाना भी आपसे सिंपली पूछ लिया जाता है। कोई इसमें ऐसा यूजुअल क्वेश्चन नहीं है, अनयूजुअल। तो इसलिए मैं आपको नहीं कहा, लेकिन ये भी हमारा शॉर्ट में आपको नजर आएगा 5 ईयर में। और इसमें आपने अब फायर का जिक्र कर दिया, क्योंकि फायर यहाँ लगती है, होती है, जलाती है और फिर रीबिल्ड करती है। लेकिन इससे पहले आपने फॉरेस्ट में या मैरीन में या पॉन्ड इकोसिस्टम में कोई भी फायर का जिक्र नहीं किया। तो एबायोटिक कंपोनेंट आपने सिर्फ वही लिखने जो उस एरिया या उस बायोम के लिए वहाँ अवेलेबल हैं और कोई ना कोई रोल प्ले। बायोटिक में आपने वही 3 हेडिंग्स लगाकर लिखी, प्रोड्यूसर्स, इन दीज एरिया फॉरेस्ट कैन नॉट डेवलप, पूरा मुकम्मल घना जंगल नहीं, लेकिन इक्का दुक्का इधर उधर इधर उधर आपको प्लांट दरख्त मिल जाते हैं। लैंड इज मोस्टली फ्लैट डोमिनेटेड बाय ग्रास। फ्लैट का मतलब है कि हमवार खुली, और डोमिनेंट यहाँ जो फैमिली मिल रही है वो हमारे ग्रास फैमिली, विच इन समर में अटेंड अ हाइट ऑफ 15 फीट। समर में ये 15 फीट तक होती हुई नजर आ जाएगी, बढ़ती हुई। The trees are scattered and vast patches of land can also be seen. ये देख सकते हैं आप, है ना, कि यहाँ दरख्त है, यहाँ है, स्कैटर्ड हालत में, दूर दूर फासले पर, कहीं कहीं पर पैच बन जाती है, वरना यूजुअली ऐसा होता नहीं। Some of the trees like Danielia oliveri and Azalea africana आर फायर रेजिस्टेंस। इनके नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनका काम आग से रेजिस्ट करना है। ठीक है, तो यही वो इकोसिस्टम को रीबिल्ड करने में मदद देता है। बट ग्रासेस यूजुअली कैच फायर, सूखी घास हो और कुछ चिंगारी निकल जाए तो वो तो बड़ी जल्दी उसको पकड़ लेता है। और यहाँ आपको शायद, अगर आपने कुछ एडवेंचर चीज़ें देखी हो, तो वो जो सबसे पहला तरीका एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के साथ रब करना, तो वो भी रब करने के तरीके में भी हम यही करते हैं, छोटी सी ग्रास फौरन डालते हैं। जब वो लकड़ी गर्म हो जाती है ना, चीज़ दहकना शुरू होती है कोयले की तरह, तो उसमें ग्रास, सूखी हुई ग्रास के 2-4 पीस आप डालते हैं, तो वो फौरन आग पकड़ती है। कंज्यूमर कौन होगा जी? प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ दीज एरियाज आर वर्ल्ड्स लार्जर हर्बीवोर। तो यहाँ पर दुनिया का जो सबसे बड़े हर्बीवोरस हैं, लाइक जीब्रा, एंटीलोप्स, जिराफ, एलिफेंट, राइनोसिरोस, वो आपको नजर आएंगे। एंटीलोप जो होते हैं डियर जैसे ना, डियर उसकी तरह, जैसे 12 समझा करते हैं आप। जिराफ आपने देखा हुआ, एलिफेंट्स आपने देखा, राइनोसिरोस गेंडा जिसे कहा जाता है, और बहुत बेचारा खतरनाक हालत में है इस वक्त दुनिया में। एक स्पीशी अभी कुछ अर्से पहले ही शायद दुनिया से ख़त्म हुई है, लास्ट उसका पीस मौजूद था। उसका कोई स्पेशल नाम था, वाइट हॉर्न था उसका सर पे, और कोशिश की गई साइंटिस्ट ने बड़ा बचाने की, और उनकी कुछ जो 10-12 सिर्फ रह गए थे उन्हें उठाकर स्पेशल इन्वायरमेंट में जो उनको चाहिए था नेचुरल, उसमें रखा, लेकिन वो फिर भी बच नहीं पाया। तो ऐसा होता है नेचर में, जिस स्पीशी को ख़त्म करना हो वो नहीं बच पाती, आप कुछ भी कर। सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स यहाँ पर कार्निवोरा हैं, इंक्लूड लॉइन्स यहाँ मिलेंगे, लेपर्ड्स मिलेंगे, वॉल्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई जनाब हमारी सवाना की।
कोई सवाल आता हुआ नजर आ रहा है? सवाल है कि कुछ और? सर, कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया? एक्सटिंक्ट बेटा ये वाइट राइनो का, जो वाइट हॉर्न राइनो, और अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले शायद 2019 ही में उसका आखिरी मेल था शायद बाकी बचा हुआ, और कोशिश की गई है कि उसको हम दोबारा फॉर्म करें, और उसके स्पर्म्स को अपने पास सेव किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो हम अपनी चैप्टर एवोल्यूशन में जाकर देखेंगे, उसमें बड़े वाज़े तौर पर ये बात नज़र आएगी हमें, जीन डेथ की। जीन डेथ का मतलब होता है कि वो जीन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। प्रीवियस स्लाइड दोबारा दिखा देते हैं। कहाँ है जी प्रीवियस स्लाइड? भी दिखाएंगे, ये नहीं। तो असल में हमारे उस कोई भी एनिमल जो एक्सटिंक्ट की तरफ बढ़ रहा, उसकी तादाद कम हो रही हो, कोई भी वजह हो, इंसान उसकी वजह हो, जानवर उसकी वजह हो, या इन्वायरमेंट उसकी वजह हो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो इतना कम होने लग जाते हैं कि फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। पहले इंडेंजर्ड स्पीशीज को आप कहते हैं जिनकी तादाद बहुत कम हो गई, और एक्सटिंक्ट हो जाने वाले का मतलब कि वो बिल्कुल ख़त्म, अब हमें नहीं मिलेगा। तो अब दुनिया में, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो आपने वो तो देखी होगी ना, जुरासिक पार्क। तो उसमें क्या किया गया था? उसमें आपने डायनासोर्स को रीबॉर्न किया, और रीबॉर्न करने के लिए हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसा कंडीशन दिया है कि वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होकर वो अपने कंपोनेंट्स और प्लस रिक्वायर्ड प्रोटीन को रीबिल्ड करे, फिर वो न्यूक्लियस फॉर्म करे, और देन न्यूक्लियस से सेल बने। सेल बना और डिवीजन कर गया, तो वो ऑर्गेनिज्म भी बन जाएगा हमारे पास। ये सोच है, ठीक है ना? और सोच होती ही है तो उस पर रिसर्च होती है। भाई आप सोचें कि मैंने जो है वो क्या करना, मिसाल के तौर पर मैंने सवाना के ये कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जी, मैंने इस पर रिसर्च करनी है, तो ये आप रिसर्च करें ना, है ना? ऐसा कर सकते हैं। और फिर आप, ये तो सामने नजर आ रहा है, कुछ आपके अंदर जहनी तौर पे अजीब सा आइडिया आ जाता है। वो आइडिया भी साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अजीब सा आइडिया साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एटम बम बना, तो एटम बम बनाने वाले साइंटिस्ट ने आइडिया कहाँ से लिया? वो एक छोटे से नॉवेल में उस दौर में, एक होता ना जो नॉवेल होते हैं जासूसी टाइप के, तो उसमें किसी ने जासूसी नॉवेल में लिखा था कि जी मैंने ऐसा बम बनाया कि इस पूरे शहर को तबाह कर दिया। साइंसदान ने पढ़ लिया होगा, साइंसदान तो खपती होते हैं ना बेचारे, सोचने बैठ गए यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, अच्छा चलो देखते हैं, और ट्राइयाँ करते करते एटम बम बनाकर बैठ गए। बवाल, ठीक है ना? तो रिसर्च हमेशा आइडियाज़ ही पर होती है, और आइडियाज़ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, आइडियाज़ रियल के बहुत करीब भी हो सकते हैं, और जो आइडियाज़ हमारा इमेजिनरी होता है ना, उसे फिर हम कहते हैं नहीं यार ये हो सकता है, ये ऐसा होगा, मैं जो सोच रहा हूँ तो वो ऐसा होना चाहिए। तो उस पर फिर 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, बाज़ दफ़ा तो साइंसदान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है किसी एक रिसर्च को पूरा करने में, और वो फिर हासिल करके छोड़ता है। ठीक है जी। जो एक सवाल हमारे पास आया कि सर, तो हम कुछ जीन को आर्टिफिशियली प्रोटेक्ट
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि जीन बैंक हमारा बन चुका है इसी वजह से। और उसमें बाकायदा तौर पर प्रोटेक्शन करके सेव करके रखे गए हैं। खुदा ना खास्ता कभी हम जो एटॉमिक पावर्स कंट्रीज उन्होंने एक दूसरे पे हमला कर दिया, तो दुनिया मेरे ख्याल से 6 कंट्रीज है ना, शायद 7 है कितने, तो अगर उन सब ने एक दूसरे पे दो दो बम भी गिराए, तीन तीन बम भी गिराए, चार चार बम भी गिराए, तो समझने के आधी दुनिया तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। वो भी खत्म होंगे और आधी दुनिया और भी खत्म हो जाएगी। तो उस सूरत में जो बचे कुछ इंसान होंगे उनके लिए एनिमल्स और प्लांट्स की जीन्स, एनिमल पे तो थोड़ा कम काम है लेकिन प्लांट्स में तो बहुत भरपूर काम हो चुका है। बल्कि प्लांट्स के सीड को भी महफूज किया जा चुका है दुनिया भर के। सिर्फ एक कंट्री ने अपने ही नहीं किए बल्कि पूरी दुनिया के प्लांट्स को लेकर सीड को महफूज किया है। इसी तरह जीन को भी महफूज किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं जी आगे। हमारा है डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट का बायोम। और डेजर्ट में आपसे पाकिस्तान का डेजर्ट भी पूछा जाता है। पाकिस्तान का कॉनिफर फॉरेस्ट, ठीक है, पाकिस्तान का यूटिलियस फॉरेस्ट, पाकिस्तान का डेजर्ट, ये आपसे आप देखेंगे फाइल में तो आपको नजर आएगा। डेजर्ट किसे कहते हैं? Desert are those lands where evaporation exceed rainfall. ये टर्म हमारी जो है वो आपके जहन में रहनी चाहिए कि डेजर्ट में असल में होता क्या है। होता ये है कि जो बरसात हुई, बारिश हो रही, उससे ज़्यादा एवोपरेशन हो गया। क्यों? इसलिए कि वहाँ जो सॉइल है वो पानी को सॉक नहीं करती, एब्जॉर्ब नहीं करती, संभालती नहीं। रेत, जिसे सैंडी आप कहते हैं ना, सैंड, और सैंड में पानी को कंजर्व करने की या रोकने की सलाहियत नहीं है। सैंड या तो पानी को नीचे छोड़ देगी, यानी ये पानी नीचे होता हुआ गहराई में चला जाए जमीन की, या फिर एवोपरेशन होकर हवा में उड़ता हुआ कहीं बाहर निकल जाए। ठीक है, दे में बी फाउंड एट एनी लैटिट्यूड, ये किसी भी लैटिट्यूड पर आपको मिल सकता है। जरूरी नहीं है इसके लिए कि ये इक्वेटर प्लेट पर ही हो, गर्म जगह पर ही। वेर एवर रेनफॉल इज बिलो 25 cm पर ईयर, यहाँ पर डेजर्ट में एमसीक्यूज लगाए 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है साल लाना, पूरा साल का जो एवरेज है एनुअल, उसमें। डेजर्ट जो है हमारी दुनिया में 17% लैंड सरफेस कवर करता है। सवाल आया कि सर हमें एवापोरेशन महसूस हो सकती है? नहीं, आपको महसूस नहीं हो सकती। यानी एवापोरेशन आप देखना चाहते हैं, पानी उड़ता हुआ जा रहा है, तो वो आप ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि पानी जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो नहीं हो रहा, वो तो एवापोरेट हो रहा है सिंगल सिंगल, तो वो हमारी नेकेड आई को नहीं देख सकती। हाँ, उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, वो करके आप एवोपरेशन के होने वाले पानी को देख सकते हैं। देखने के बाद पहले उसे हम सेव करेंगे एनवायरनमेंट में, फिर हमें पता चलेगा हाँ जी इस एनवायरनमेंट में इस वक्त पानी इतना था और अब रात के इतने बजे पानी इतना हो गया या सुबह में इतना हो गया। तो आप कहेंगे पानी कहाँ से आया हवा में, तो ये कहा कि एवोपरेट होकर आया। ठीक है, तो 17% हमारा जो डेजर्ट है वो दुनिया पर मौजूद है ज़मीन पर। टाइप्स ऑफ डेजर्ट की बात करें तो ये बहुत गर्म भी है,
hot desert. Sahara is the hot and largest desert which lies across North Africa to Arabian Peninsula. ठीक है, तो ये हमारा गर्म तरीन जगह, ये भी कह दो। एक सवाल और आया है जनाब, सर इंसान कहाँ रहते हैं, ग्रासलैंड में या डेजर्ट में? इंसान तो बेटा ऐसी चीज़ है जो हर जगह रहती है। नॉर्थ पोल पर भी है। इग्लू का नाम है, इग्लू आइसक्रीम, अब नहीं है, अब खत्म हो गई वो, उसको उस कंपनी को खरीद लिया शायद, बॉल्स वाला। लेकिन इग्लू जब आपने अगर कभी देखे तो उसके ऊपर एक तस्वीर बनी होती थी गोल सी, छोटा सा गोल सा घर बना। वो इग्लू असल में नाम है बर्फ का घर, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर रहते हैं, वहां पर वो बर्फ के ब्लॉक बनाकर बर्फ से ही घर बनाते हैं, उनको हम इग्लू कहते हैं, मतलब अब भी वहाँ रहते हैं लोग। तो इसी तरह इंसान आपको डेजर्ट, आपके अपने डेजर्ट चले जाए ना, मैं तो जाता था, बड़ा मज़ा आता था, गर्मियों में नहीं, मतलब प्योर गर्मियों में नहीं, जब बरसात के बाद, अगस्त के बाद, सितंबर अगस्त, आपका रिजल्ट है ये रहा। आप मुश्किल अगर सुबह 11 बजे, 12 बजे या 10 बजे निकलें, शाम को 5-6 बजे अपने डेजर्ट में पहुंच जाएंगे। मिट्टी का नाम सुना हो आप, है ना? नौकोट, इस्लाम कोट, उसके बाद आया था मिट्टी। मिट्टी बॉर्डर है, बल्कि वहाँ एक डेजर्ट शुरू हो जाता है, वहाँ इस्लाम कोट पर, और वो जाता है नगर पार्कर तक। ठीक है, नगर पार्कर तक। और नगर पार्कर में भी आपको याद हो कि नगर पार्कर जो है वो आपका बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, वहाँ से राजस्थान आ जाता है पीछे। और अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी अपने ही लेफ्ट पर बढ़ेंगे, तो आपका चोलिस्तान आ जाएगा, जो आपका पंजाब में डेजर्ट है। ये डेजर्ट, जैसे आप यहाँ से गए ना, तो यहाँ नगर पार्कर, ओ सॉरी, नौकोट, इस्लामकोट, मिट्टी किया, फिर ये आप पहुँचे यहाँ, तो यहाँ माउंटेन है, छोटी सी एरिया है माउंटेनस, वो उसके ही पार इंडिया है, और उससे पहले आपका पाकिस्तान। और फिर आप उस तरफ बढ़ गए अगर अपने लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर आपको पंजाब का डेजर्ट मिल जाएगा, चोलिस्तान जिसे आप कहते हैं। बावलपुर, बावल नगर के पास, बावल नगर के बॉर्डर, बावलपुर उधर साइड पर आएगा। ठीक है जी। अच्छा बाल, अभी हम इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड में हम टाइप देखना चाहते हैं। तो सबसे गर्म, एमसीक्यूज में लगा लीजिएगा आप, सहारा। और सबसे ठंडा गोबी, गोबी, GOBI, गोबी। ये गोबी वो खाने वाली नहीं है, गोबी जगह का, यानी डेजर्ट का नाम, ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया चाइना से ऊपर की तरफ हमें नज़र आता है, मिलता है। और मंगोलिया खुद भी बड़ा ही ठंडा इलाका, पहाड़ी इलाका है, माउंटेन, लेकिन यहाँ पर मिट्टी और डेजर्ट का जो इन्वायरमेंट है वो मौजूद है, जीरो फाइटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है। अब मंगोलिया का, अगर आपने वैसे शायद चंगेज खान का नाम सुना, जिसने बड़ा ही मुसीबत खड़ी की थी मुसलमानों के लिए और बहुत कत्लेआम किया, उसका ताल्लुक मंगोलिया से। ठीक है, तो ये कोल्डेस्ट, ये MCQs में आप लगा लीजिएगा। दूसरा जो हमारे बुक में शायद ना मिले आपको, अमेरिका में होता है डायो, ये भी सेकंड कोल्डेस्ट हमारा डेजर्ट। डेजर्ट इन पाकिस्तान, अब मैंने आपसे पहले कहा था कि सवाल में हम सिंपली आपसे बोल रहे हैं कि जी डिफाइन द डेजर्ट इकोसिस्टम, या आपसे कहा था डिफाइन द
डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान। बात एक ही है, सिर्फ यहाँ पर आपने ये जो पैरा है ये हटाकर डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान लिख दिया, ठीक है। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं हो रही तो फिर पाकिस्तान का जिक्र फिर भी आप कर दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है कि हाँ जी चलो थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया। ये भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में मैंने अभी आपसे जिक्र किया दो डिजर्ट का, तीसरा और बता देता हूँ, थर, ठीक है ना। ये जो हमारा एरिया था जहाँ हम अभी थोड़ी देर पहले घूम कर आए, हम्म, इस एरिया में नौकोट, इस्लामकोट को छोड़कर मिट्टी से लेकर नगर पार करते हैं, इस एरिया को हम थर कहते हैं, हमारे सिंध का रेगिस्तान। अगस्त सितंबर के बाद आप यहाँ जाएं तो आपको रात में ठंडी हवा मरी वाली मिलेगी, क्योंकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता है, हर तरफ हरियाली होती है, रेत पे भी आपको प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि बरसात के फौरन टाइम गुजरा है, अगस्त में बरसात होती है, तो उस बरसात में पूरे डेजर्ट में हरियाली करती है। चोलिस्तान का जिक्र मैंने भी आपसे किया था, पंजाब में ये आपको मिलेगा चोलिस्तान डेजर्ट, तो ये जहाँ हम ये बनाया था आपको कि ये गया, ये गया। थल, थल आपको मिलेगा बलूचिस्तान में, वो यानी वो इस तरफ आएगा बलूचिस्तान की तरफ। तो तीन डेजर्ट हमें नज़र आते हैं अपने पाकिस्तान में, और बहुत ही अच्छे हैं ये भी। डेजर्ट का अपना एक मज़ा है, फॉरेस्ट का अपना एक मज़ा है, ठीक है। डेजर्ट इन पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ सैंडी हिल्स एंड प्लेन्स। अब ये छोटे मोटी रेत के टीले जिसे आप कहते हैं ना वो भी होते हैं। इनमें से ह्यूज डिजर्ट कौन सा है? अच्छा, इस समय ये हमारा पूरा है ही नहीं ना, लाइक जैसे हमारा एक थर है तो ये हमारा थर का एक एरिया इतना है, आगे चला गया ये कंटिन्यू है तो इंडिया में चला गया। और अगर हम वहाँ से बात करें तो वो भी पंजाब में जो चोलिस्तान है उसका भी आधा बॉर्डर है हमारे पास, आधा इंडिया में। तो वैसे अगर आप बात करें तो चोलिस्तान बड़ा, थर छोटा है, ठीक है। यहाँ पर सैंडी हिल्स यानी कि रेत के टीले बने होते हैं, और जो मतलब हमारा थर तो बहुत छोटा है। अगर चोलिस्तान में कहीं हम बात करें और आप थोड़ा सा डीप में चले गए डेजर्ट में, तो बाज़ दफ़ा आप रास्ता भटक सकते हैं। जैसे जंगल में है ना, जंगल में आपको तो कोई रोड तो नहीं बना हुआ, सड़कें तो नहीं बनी हुई। रोड सड़क पर जा रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ से हम आए थे, यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। लेकिन वहाँ तो अब रेगिस्तान में तो सड़कें नहीं हैं, सड़कें हैं मतलब वो इलाके वाइज एरिया जहाँ तक आपको, लेकिन आप एरिया को छोड़कर, सिटी को छोड़कर आप जंगल में घूमने चले गए, वापसी का आपको कैसे पता चलेगा? तो सैंडी हिल्स जो होती है ना, वो वहाँ रेत के जो टीले हैं कुछ परमानेंट हैं कुछ टेम्पररी हैं। परमानेंट जो होते हैं ना वो आपको आइडिया देते हैं, लेकिन वो हमें तो पता नहीं चलेगा ना, वो आमतौर पे जो लोकल पर्सनस हैं उन्हें अंदाज़ा होता है कि हाँ जी ये हमारे परमानेंट हैं और यहाँ से हमें गुजर के जाना। क्योंकि जो टेम्पररी सैंडी हिल्स है ना, वो हवा जब चलती है तो वो उड़कर रेत उन हिल्स को ख़त्म कर देती है और वो हिल्स किसी और जगह पर ग्रो कर जाता है। लेकिन रेत उड़ के गई, एक ढेर, ढेर ही होगा ना सैंडी हिल्स, वो रेत उड़कर अब आगे कहीं और चले गए, वहाँ ढेर लग गया, छोटे छोटे टीले थे, तो वो हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर वेजिटेशन, hills or plains in between two hills different from one, ये खासियत है। यानी अगर आपने एक टीले, परमानेंट टीला जो है उसकी बात करें और दूसरा परमानेंट टीला उससे आगे गए तो पता चला कि इन बिटवीन दो परमानेंट टीला या हिल्स के जो दरमियान में वेजिटेशन थी वो कुछ और थी, और आगे आप बढ़े एक टीले को क्रॉस किया तो वेजिटेशन कुछ और बन गई। डिफरेंट जगह पर यहाँ एक ही जगह वेजिटेशन छोटे से एरिया में मुख्तलिफ हो सकती है। वेजिटेशन ऑफ सैंडी हिल्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट लाइक अकेशिया, यूफोर्बिया, कैपरस, कैलाट्रोपस, कॉमीफोरा,
द प्लांट फाउंड इन प्लेन्स, जो सीधी हमवार सरफेस है वहाँ पर, प्रोसोपिस, कैपेरिस, लाइकेन। तो दोनों जगह पर आपको हिल्स और प्लेन्स पर हमारे डिजर्ट एरिया में ज़रा डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन नज़र आती है। सही। फाना, desert animals avoid heat by becoming nocturnal in their habit. तो अब ये क्या करें? दिन में बाहर निकलेंगे खाना खाने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, शिकार करने वाले अगर शिकारी हैं, या अगर कोई हर्बीवोरस है वो भी अगर पत्ते खाने के लिए बाहर निकलें, तो गर्मी की तपिश इतनी होती है कि उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, मर जाएंगे। तो ज़्यादातर जो हमारे एनिमल्स हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, नॉकटर्नल रात में निकलने वाले, रात को अपना खाना वगैरह खाने वाले। ठीक है। इसी तरह जो बाकी कुछ ज़्यादातर एनिमल्स हैं, मेजॉरिटी, वो क्या करती है? वो हमारी रहती है शेडी एरिया, दरख्तों का साया है या फिर बिल बनाकर ज़मीन के अंदर वहाँ रहती है। ठीक है। तो ये हमारा एनिमल्स का वहाँ एक नेचुरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। या तो दिन अपना स्पेंड करते हैं किसी शेडी एरिया में या अपनी बिल वगैरह में, और रात को फिर वो खाना खाने निकलते हैं। ये है जी आपका डिज़र्ट। क्या बात है जी, डिज़र्ट की भी माशाल्लाह से खूबसूरत है ये भी। हाँ, कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको परेशानी। वो एक अलग बात है कि यहाँ हम जैसा रहने वाला तो यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन घूमने तो जा सकता। ये ऊंट का सफ़र, कैमल, कैमल को आप कहते हैं जी, ये हमारा जेट प्लेन ऑफ द डेजर्ट, जहाज़ है ये, है ना। जहाज़ क्यों है जी? जहाज़ इसलिए कि डेजर्ट में इससे ज़्यादा तेज़ कोई एनिमल नहीं भाग सकता। जैसे आप अगर हॉर्स ले लें या कोई और सवारी का जानवर ले लें, तो उसकी कोई भी रनिंग नहीं है। ठीक है। टेस्ट के टॉपिक बता दें। टेस्ट के कौन से टॉपिक बता दें भैया? टेस्ट के टॉपिक को बताया तो दिया मैं, कल नहीं बताया लेकिन। अरे भाई कल तो मैंने कुछ बताया तो था। क्या बताया था भाई? याद ही नहीं आया, मुझे खुद भी नहीं याद रहता कभी कभी। तो बताया भाई कल क्या बताया था मैंने टेस्ट के लिए? चैप्टर 12 और 13 जी, बिल्कुल, वेरी गुड। सब याद दिला दिया मुझे भी, मैं भी लिख लिया। अब भूल जाते हैं हम भी, ऐसे ही हैं। तो टेस्ट के लिए बेटा आपके जो है चैप्टर 11 + 12 MCQs के लिए, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ था वो आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे ना, आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा डिस्क्रिप्टिव। तो उसके लिए चैप्टर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट था वो आप करेंगे। चैप्टर 4 भी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया था सर। वो हम जब फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी जब करेंगे शुरू। और उसके बाद फिर हम चैप्टर 5 को शायद अभी ये ख़त्म हो जाएगा हमारा कल, तो नेक्स्ट वीक में 5 शुरू करने की कोशिश अगर करेंगे तो 5 कर लेंगे, नहीं तो कोई और सा कर लेंगे। 6 और 8 मेरी कोशिश है कि फिजिकल जब हमारा हो तो हम 6 और 8 को फिजिकल करें। तो 6 और 8 में हमारी जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स में हमें थोड़ा सा आपके साथ बैठकर काम करना होगा। कुछ सॉल्यूशंस होंगे, कुछ मैथमेटिकल, मैथमेटिकल से मुराद कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है, बट ये कि बाहर वो थोड़ा सा एक यूजुअल अनयूजुअल सी बात है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है टंडरा, लेकिन हम नहीं चलते टंडरा, हम चलते हैं कहीं और, मतलब क्लास को रोक लेते हैं। हमारे पास जो है वो इसके बाद
तो टॉपिक एंड ही है। कनाडा के बाद ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही हो जाएगा हमारा, तो इसको हम कल खत्म करेंगे चैप्टर को, ठीक है जी, इंशाल्लाह कल इसको एंड कर देंगे। और फिर नया जो चैप्टर है कोई, वो भी इंशाल्लाह कल शुरू कर देंगे कोई, देखते हैं क्या करते हैं। तो इस तक आज तक की कोई बात हमारी अगर कोई पूछनी है तो आप पूछ लें, वरना फिर जो जाना चाहे वो जा सकता है। बिल्कुल भी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ जी, बिल्कुल। बच्चे हमारे थक जाते हैं बड़े ही जल्दी। तो